नमस्कार। मुद्दे की बात अरुणेश के साथ। इस कार्यक्रम में आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं वो बेहद खास है, क्योंकि इसे मीडिया पर हमला बताया जा रहा है, इसे पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर खतरा बताया जा रहा है। तो क्या एक पत्रकार की गिरफ्तारी पूरी पत्रकारिता जगत पर हमला है? कभी फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर ने कहा था कि मैं हो सकता है आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊं, लेकिन आपके विचार प्रकट करने के आपके अधिकार की रक्षा मैं मरते दम तक करूंगा। यह कहना था फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर का। तो आज की तारीख में क्या हो रहा है? क्या प्रेस की आजादी पर यह हमला है? क्या किसी एक पत्रकार की गिरफ्तारी पूरे प्रेस की आजादी पर हमला है? और ये गिरफ्तारी का जो तरीका अपनाया गया है, क्या वो महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा बदले की कार्रवाई है? इन्हीं सब सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। और मुद्दे की बात में आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या ये मीडिया की आजादी पर हमला है? क्या ये मुंबई पुलिस ने का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है जो महाराष्ट्र की सरकार कर रही है? इन सारे मुद्दों पर होगी ये बात, और बने रहिए हमारे साथ। इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया समीक्षक निमिष कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वहीं नवीन चंद्रा हैं, राज पाठक हैं और चंदन ओझा भी हैं। कुछ ही पलों में हमारे साथ नम्रता भी जुड़ेंगी, जो मीडिया पर बहुत ही गहरी समझ रखती हैं। आप सभी विद्वानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मुद्दे की बात में। सबसे पहले निमिष जी आपके पास से ही आते हैं। आपने देखा जिस तरीके से अर्नब की गिरफ्तारी हुई, उसके तरीके पे सवाल उठाना लाजमी है या नहीं, या फिर क्या उनकी गिरफ्तारी को पूरे प्रेस की आजादी पर हमला बताना सही है या नहीं, और क्या इसे आपातकाल की संज्ञा देना सही है या नहीं? निमिष जी। देखिए, तीनों चीजों पर ही आप देखिए तो पहली बात जो तरीका था वो बहुत ही गलत था। वहां के मिनिस्टर ने आज ये माना कि 40 से ज्यादा पुलिस पर्सनल जो थे वो उस पूरे एरिया को घेर कर खड़े थे। और मुझे ये सब सुनकर वो याद आई जब एनकाउंटर्स हुआ करते थे। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि मुंबई रहते हुए मैंने 1983 बैच पर एक स्टोरी की थी, लंबी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी, और उसका वही था कि इज द 93 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बैच इज जेंट, मतलब क्या वो भूतहा है? और क्योंकि एक ईमानदार साहब थे, उनके कुछ समय पहले ही उनका सुना है कि डेथ हो गई है। वो असल में ट्रेनर थे उसके। वो जॉइंट सीपी क्राइम भी रहे हैं, जो मुंबई पुलिस का नंबर 2 होता है और सबसे खास वो होता है। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने सचिन वाजे गए थे। सचिन वाजे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की लिस्ट के एक वो हैं। तो आप समझिए कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, क्योंकि वो मैक्सिमम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या तो बेमौत मारे गए या जेल में चले गए या सर उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो उसमें से कोई एक प्रफुल्ल भोसले बचे हैं जो आजकल मुंबई हेडक्वार्टर में बैठते हैं, और एक ये बचे हैं शर्मा, अभी अभी रिटायर हुए हैं। दया नायक भी अभी उनको किसी एक सेल में दे दिया गया है। तो आप सोचिए कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजा गया, 40 से ज्यादा पुलिस पर्सनल जो थे उन्होंने पूरे उनके उस एरिया को घेर कर रखा हुआ था। तो ऐसा लग रहा था ना कि आप किसी गैंगस्टर को पकड़ने गए हैं, आप किसी टेररिस्ट को पकड़ने गए हैं, कि आप एक जर्नलिस्ट को पकड़ने गए। और वो जर्नलिस्ट भी कोई नॉर्मल ऐसा नहीं था, जर्नलिस्ट था, और जिसकी क्रेडिबिलिटी पर हो सकता है उसका अपना प्रो एंड कॉन्स होते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी एक जर्नलिस्ट, मेन स्ट्रीम के जर्नलिस्ट थे जैसे हम और आप रहे हैं।
उन्होंने बहुत कुछ जो उन्होंने स्टोरीज कवर की हैं और एक नहीं वो नाम ठीक है निमिष जी, है। लेकिन जो मेरा सवाल था कि उनकी गिरफ्तारी उनके किसी स्टोरी दिखाने के ऊपर नहीं की गई है। बाल घर के मुद्दे पर उन्होंने जिस तरह से कवरेज की उसके ऊपर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुशांत केस में जिस तरीके से एग्रेसिव कवरेज रही उसके ऊपर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये गिरफ्तारी तो 2 साल पुराना जो केस था और उसकी वजह से सुसाइड वाला जो मामला था, हालांकि उसमें भी पेच सामने निकल कर आ रहे हैं कि मुंबई जो पुलिस है उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया था। बहरहाल मैं वापस लौटता हूं अपने जो हमारे प्रोग्राम की मुख्य थीम है आज के प्रोग्राम की, कि देखिए आज की तारीख में हर एक पत्रकार पर, खासतौर पर अच्छे पत्रकार पर जिससे आपके विचार अलग हो सकते हैं, उसके ऊपर एफआईआर देश के अलग अलग कोने पर दर्ज हैं। हमारे यूपी में भी वही हाल है, सरकारें दुरुपयोग करती हैं। ऐसे में जब किसी बड़े पत्रकार पर इस तरह का अटैक होता है या इस तरह का जो है गिरफ्तारी की जाती है, तो उसे पूरी मीडिया पर हमला बता दिया जाता है, क्यों उसे कहते पूरी हैं, मैं प्रेस उसका की कारण बताऊं। आजादी पर हाँ हमला बिल्कुल, बता दिया जाता है। तो इसीलिए बताया जाता ये है, उसको कहना सही है कि आपातकाल गलत कहा है? जाता है। बिल्कुल, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप, सिंपल सी बात है, यदि आप शेर को मारोगे तो जंगल कब्जे में आएगा। आप किसी बहुत बड़े और टीआरपी में नंबर 1 चैनल के एडिटर इन चीफ को जिस तरह से पकड़ के रखोगे, आप एक मैसेज कन्वे करते हैं। आप जब किसी सेनापति को मारते हैं तो उसका सीधा मैसेज पूरी फौज पर जाता है। तो आप ये समझिए कि ये सिर्फ एक पत्रकार की बात नहीं थी। आप, सिंपल सी बात थी कि आप एक इतने बड़े जर्नलिस्ट को मार रहे हैं और उसके बाद फिर आप उससे एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि जब हम अर्नब गोस्वामी जैसे की हालत कर सकते हैं तो बाकी आपकी क्या करेंगे। ये बिल्कुल, यानी असल कहीं में न कहीं मुंबई पुलिस एक जो है मैसेज इस था, बारे में हाँ, ये एक एक मैसेज मैसेज था, दिया गया था। लेकिन है अब ना, हम इसीलिए। इस डिबेट पर मैं प्रेम कुमार जी को लाना चाहूँगा, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, जो हमारा आज का मुद्दा है और वो मुद्दा ये है कि क्या अर्नब की गिरफ्तारी का जो तरीका है वो सही है या नहीं, और क्या किसी एक पत्रकार पर इस तरीके से जब गिरफ्तारी होती है तो उसको ये कह देना कि पूरी मीडिया पर हमला है, मीडिया की स्वतंत्रता पर ये बहुत बड़ा हमला है, प्रेस की आजादी पर हमला है, तो ये कहना सही है या गलत? प्रेम जी। देखिए अरुणेश जी, जो अर्नब जी की गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि है उसको देख करके इस गिरफ्तारी के मकसद पर डाउट होता है, लेकिन अर्नब जी की गिरफ्तारी का जो कारण है वो कारण किसी आम नागरिक के साथ जैसे व्यवहार होता है वैसे उनके साथ भी होना चाहिए। जो जो महिला अपने पति के लिए या जो लड़की अपने पिता और दादी के लिए न्याय मांग रही है वो भी एक पक्ष है, उसको भी अनदेखी उसकी नहीं की जा सकती। दूसरी बात है कि जब हम इसको मीडिया पर हमले के रूप में देखते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि जैसे बीते 1 साल में उत्तर प्रदेश में 15 पत्रकारों पर यूएपीए लगा। तो जब यूएपीए लगना और आम क्रिमिनल केस होना दोनों में बहुत फर्क होता है। तो मीडिया की आजादी पर हमले का सवाल तब नहीं उठता है जब उत्तर प्रदेश में 15 लोगों पर यूएपीए लगता है, या जम्मू कश्मीर में भी है, या मणिपुर में है, असम में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में भी है। तो ये सारे केसेस को देख करके हम मीडिया की आजादी का सवाल उठाएंगे। लेकिन फिर भी अर्नब गोस्वामी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं और बड़े मीडिया हाउस के प्रमुख हैं और टीवी चैनल्स के एसोसिएशन के प्रमुख हैं। तो इन सब ओहदा को देखते हुए तो कम से कम नोटिस भेजना या सम्मन बुलाना या और जो जेन्युइन तरीका होता है उसका पालन नहीं किए जाने से पुलिस की मंशा पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही बैलेंस जवाब दिया प्रेम जी, कि कहीं ना कहीं जो यूएपीए आपने बात की, 15 ऐसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर ऐसा किया गया, तब नहीं कहा जाता है कि प्रेस की आजादी पर खतरा उत्पन्न हो गया है। और जब किसी एक बड़ा चेहरा होता है, बड़ा नाम होता है, तो उसको प्रेस की आजादी से जोड़ दिया जाता है। नम्रता। अरुण जी, बिल्कुल एक जी बात मैं यहाँ जी कहूंगा, निमिष। बिल्कुल सही, प्रेम जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिन पर यूएपीए लगा है या जम्मू कश्मीर में जो है, जैसे मैं आज सुबह की स्टोरी बताता हूँ। हिंदू का लखनऊ का करस्पॉन्डेंट एक मुस्लिम है, आप उसकी रिपोर्ट पढ़िए। आज मैं ऐसे ही जस्ट देख रहा था, तो कुछ इन्वेस्टिगेट आप जब करते हैं चीजों को, तो कई बार ऐसा लगता है कि वो जर्नलिस्ट नहीं होते, वो एजेंडा लेके चलते हैं, है ना। और वो एजेंडा जो होता है वो सिर्फ विचारधारा वाला नहीं होता, कभी कभी वो देशद्रोह की सीमा लांघ जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में ये बहुत हो रहा था। जम्मू कश्मीर में जितने भी आप जर्नलिस्ट, यदि आप उनको देखिए, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर के एक सामान्य सा जर्नलिस्ट भी
फॉरेन एजेंसी का फ्रीलांसर होता है और उसको डॉलर्स में पेमेंट होता है। क्यों? मेरे बिल्कुल, भी अपने कई दोस्त लेकिन हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के। एजेंडा या प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप तो अर्नब पर भी लगता है। इसमें तो कोई बिल्कुल, नई बात नहीं है। देखिए, उनकी रिपोर्टिंग शैली पर, लेकिन उनकी एंकरिंग आप शैली पर सवाल उठता है। बिल्कुल, इसीलिए लेकिन मैंने देश आपसे ये देश के पूछा। खिलाफ नहीं जाते, वो पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, देश के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। आप हम्म। समझिए, यहाँ तो सीधी सी बात होती है कि आप एक ऐसा एजेंडा लगाते हैं जो बिल्कुल जैसे पीटीआई का चीन का जो चीन वाला जो एम्बेसडर का इंटरव्यू था, मैंने इन्वेस्टिगेट किया और उसको लिखा। मैंने कहा वो सीआईए का गेम प्लान था। नहीं माने। जिस आदमी ने ये सारा किया उसको तुरंत, उसको 1 महीने के अंदर इतना बड़ा रिवॉर्ड दिया गया जो पूरी दुनिया में अभी सामने है, लेकिन कोई बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा है। बिल्कुल, मैं नवीन चंद्रा को डिबेट में लाना चाहूंगा। नवीन चंद्रा, जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता और यहां तक कि केंद्र में जितने भी मंत्री हैं, ज्यादातर मंत्रियों ने अर्नब के इस तरह की गिरफ्तारी की आलोचना की है और महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया है। यहां तक कि प्रेस काउंसिल को भी एक पत्र लिखा गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अर्नब के पीछे बीजेपी का बैकअप है, तो ये कहीं ना कहीं क्या मामला सियासी हो चला है? इसलिए जो है अब कांग्रेस को ये लगता है या जो महाराष्ट्र सरकार को अच्छा ये लगता है कि इस तरीके से एक डराया जा सके अर्नब को, ताकि बाकी मुद्दों की रिपोर्टिंग या एंकरिंग उस तरीके से वो ना कर पाए। तो सवाल ये उठता है कि ये मीडिया की आजादी का मामला है या सियासी लड़ाई का मामला है? नवीन चंद्रा। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए तो ये मीडिया की आजादी का मामला बिल्कुल नहीं है। जो अर्नब के साथ हुआ है उसकी वजह भी सियासी है, और जो उसके समर्थन में राजनीतिक दल, जैसे आपने बीजेपी का नाम लिया, वो साथ खड़े हैं, तो वो भी सियासी वजह है, और जो लोग चुप्पी साधे खड़े हैं वो भी सियासी वजह है। अब मैं आपको एक चीज इसमें बताता हूँ। अभी जिक्र आया था कि सिर्फ एक अर्नब को गिरफ्तार करने से अब पूरी मीडिया की आजादी पर हमला हो जाता है। रिपब्लिक पे 1000 एफआईआर हुए लगभग, रिपब्लिक के रिपोर्टर्स अलग है। आपको याद होगा इससे पहले कुछ दिन पहले रिपब्लिक के 2-3 रिपोर्टर्स को उन्होंने पहले अरेस्ट किया था। बाद में रिपब्लिक का पूरी सीएफओ 1000 बहुत दिनों लोगों से, की जो टीम है रिपब्लिक की, उसकी हाँ, पूरी टीम पर भी पूरी एफआईआर एडिटोरियल हुई टीम है। पर एफआईआर है। रिपब्लिक के एक-एक ट्रांजैक्शन का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिसाब मांगा गया है। तो ये ऐसा नहीं है। अभी अभी आपने बात करी कि जो उनके साथ, कोई भी पत्रकार कानून से ऊपर नहीं है। आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, बट उसका एक प्रॉपर एक वे है, एक प्रॉपर तरीका है। आप 2 साल पहले जिस मैटर को पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी, अब उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जी उस दौरान सरकार कोई और थी और पुलिस ने दबाव में कर लिया। चलो, तो उस दौरान पुलिस दबाव में थी क्या? तो आज क्यों नहीं पुलिस दबाव में हो सकती है? उसी तर्क के हिसाब से तो आज भी पुलिस दबाव में हो सकती है। लेकिन उसमें भी हमारी नवीन अब चंद्रा बात अब ये होती है ना कि अगर आपको केस को रीओपन करना है तो उसका बकायदा एक प्रोसीजर होता है, उसके लिए आपको कोर्ट से प्रोसेस है। अनुमति और लेनी क्या, पड़ती है। बिल्कुल, क्या क्या आपने अर्नब गोस्वामी को इस तरीके से अरेस्ट करने के लिए क्या अदालत से अनुमति मांगी थी? जैसे आप उसको घर से ले गए, एक एनकाउंटर स्पेसिस आपके वहां पे घर पे जा रहा है, 40 लोगों को आप घर पे भेज रहे हैं। एक और अहम बात इसमें है जो मैं शायद कहना चाहूंगा, क्योंकि एक पत्रकारिता के छात्र होने के नाते यहाँ पर जिक्र आया कि 15 पत्रकारों पे यूएपीए एक्ट के अंतर्गत उन पे कार्रवाई हुई है। बिल्कुल हुई है, और वो भी गलत है। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम कभी कभी चुप हो जाते हैं और कभी कभी हम बोल उठते हैं, तो हमें हर बार बोलना होगा। ये अब मामला, सिलेक्टिव अब आप अप्रोच, बिल्कुल। नवीन, आप सही हमेशा कह रहे होती हैं, ये है। सिलेक्टिव अप्रोच है कि अर्नब बड़ा नाम है, चैनल के मालिक भी हैं, संपादक भी है, एंकर भी है, इसलिए बड़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में, बहुत इसके खिलाफ में या पक्ष में या विपक्ष में। और यहाँ तक कि जो उनका चैनल है, वो चैनल तो ये कह रहा है कि पूरा देश, पूरा भारत अर्नब के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन ये पत्रकारिता किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, या अर्नब ही पत्रकार है और पत्रकारिता ही अर्नब है, ऐसा भी नहीं है। जैसा कि देवकांत बरुआ ने कभी इंदिरा जी के बारे में कहा था कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए हर पत्रकार के ऊपर जब इस तरह का जो है शोषण होता है या गिरफ्तारी होती है, तो उस पर जो है पूरी मुखर होकर आवाज उठानी चाहिए। राज पाठक को मैं डिबेट में लाना चाहूंगा। राज पाठक, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना देखिए लाजमी है, क्योंकि ना तो अपील, ना वकील और ना दलील, ये तो खैर कोर्ट की बातें हो गई। लेकिन एक सिस्टम होता है कि आपको पहले एक इशू किया जाता है, नोटिस इशू किया जाता है, या एक तरीके से आपको का सम्मन भेजा जाता है कि आप पुलिस में इस मामले पर, ये केस आप पे चल रहा है और ये केस रीओपन हो गया है, इसलिए आप आइए। ये मौका भी नहीं दिया गया। दूसरी बात जो नवीन ने उठाया सवाल, निमिष जी ने भी उठाया, कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ले जाने की क्या जरूरत थी? क्या मुंबई पुलिस में और भी बाकी साधारण पुलिसकर्मी नहीं थे?
और जो आरोप लग रहा है मारपीट का उनके परिवार के लोगों, देखो मैं मानता हूं कि चलो अर्नब की कंपनी के साथ वो मामला होगा, ठीक है, लेकिन उसमें परिवार के लोगों का क्या दोष है, पत्नी का क्या दोष है, बच्चे का क्या दोष है। उसके साथ मुंबई पुलिस ने जो दुर्भावना के तहत या जो भी धक्का मुक्की हुई हो एक तरीके से ये किया, इसे आप कितना सही या गलत मानते हैं राज पाठक? सर ये बिल्कुल गलत है सर, बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि सियासत हावी है पुलिस प्रशासन पे। क्योंकि जब आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो नोटिस देना चाहिए, और दूसरी बात नवीन भैया जिस तरीके से बोले कि हमें आवाज उठाना पड़ेगा, तो हम चूंकि छात्र हैं सर, भाषा सीखते हैं किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। और रिपब्लिक भारत में जो अर्णव गोस्वामी जी हैं, जिनको अरेस्ट कर लिया गया, जिस पर आज डिबेट कर रहे हैं, भाषा को लेकर कई सवाल उन पे उठते रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब वो गिरफ्तार होते हैं तो हम एक डिबेट जरूर रखते हैं, लेकिन कई ऐसे पत्रकार हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, कई ऐसे मुकदमे उन पर दर्ज हुए हैं, उनका कोई आवाज नहीं बनता। तो सवाल यह है कि जो चैनल सर, जो चैनल खुद दूसरे चैनल को दोषी कहता है, हम कैसे कह सकते हैं कि हम सब एक हैं? जब तक आप एक आवाज नहीं बन सकते, अपनी बात नहीं कर सकते, टीआरपी की खेल में हम एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये पूरा देश जानता है। हम अपने अंदर की गलतियों को अब टीवी पर दिखाना शुरू कर दिए हैं। ये सामने है कि कौन कमी कर रहा है, किसमें क्या गलती है। तो जनता भी अब जान गई है कि हमारी कमजोरी क्या है। तो अब आप भले चिल्ला के कह दीजिए कि जनता साथ में है, पूरा करोड़ों देश साथ में है, वो गलत है, क्योंकि आप अपने ही पत्रकारिता गुट को साथ नहीं रख पाए हैं, तो उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन पत्रकारिता में एक बिहार पर एक बात कही सर जी जी राज पाठक, संक्षेप में एक सवाल ये भी कहना चाहेंगे सर ये भी कहना चाहेंगे कि अर्णव गोस्वामी को ही लेकर बिहार में भी एक कांड हो चुका है पप्पू यादव को लेकर। तो सियासत जहां रहेगा हावी, वहां पर तो पुलिस प्रशासन नॉर्मल रहेगा ही, और एक दबाव है ही क्योंकि आप घेरते आए हैं। लेकिन एकजुटता की अगर बात होगी सर, तो पहले सीखना चाहिए उन्हें भी कि किस तरीके से सबको एकजुट पत्रकारों को होना पड़ेगा, तब बाकी की जनता उनके साथ। लेकिन देखिए, पत्रकारिता जो लोग आजकल कर रहे हैं और जिस तरह की कर रहे हैं, उनमें एकजुटता हो पाना तो मुझे लगता नहीं आसान हो पाएगा। लेकिन इस मामले पर मैं आपको अगर बयान दिलाऊं तो कई ऐसे पत्रकार हैं जो अर्णब की पत्रकारिता से सहमत नहीं है, उनकी विचारधारा से, उनकी प्रोग्रामिंग से, उनकी एंकरिंग से, उनकी रिपोर्टिंग से बिल्कुल वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के तरीके पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। यानी एक तरीके से उन्होंने अर्णब की गिरफ्तारी का विरोध किया है, चाहे वो एनडीटीवी के बड़े पत्रकारों की बात हो या फिर जो टीवी टुडे ग्रुप का है उसकी बात हो, सिद्धार्थ वरदराजन की बात हो, जो बिल्कुल धूल विरोधी माने जाते हैं अर्णब के गुट के। तो ऐसे में चंदन, मैं आपको बीच में लाना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि मीडिया इस मामले पर क्या एकजुट हो पाएगा? क्या पूरा का पूरा मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सिर्फ टीवी मीडिया की बात नहीं हो रही है, प्रिंट मीडिया है या डिजिटल मीडिया है, वो अर्णब की गिरफ्तारी के साथ में है या खिलाफ में है? इस पर आपका क्या विचार है चंदन? सर आपने तो बता ही दिया कि सभी लोग साथ में हैं, और जितने भी पत्रकार हैं, एनडीटीवी के बड़े पत्रकार हो तो या न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के जो हो, वो भी उनके साथ हैं। प्रेस क्लब वाले भी इसकी निंदा की है। लेकिन सर बात ये है कि जब किसी और के साथ ऐसा होता तो क्या अर्णव गोस्वामी का ये स्टैंड होता? नहीं होता सर। इससे पहले भी बहुत सारे पत्रकारों की हत्या हुई है। अभी तो गिरफ्तारी की बात हो रही है तो इन्हें लग रहा है कि आपातकाल की स्थिति है देश में, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे पत्रकारों की हत्या हुई है सर। गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, क्या उस वक्त इन लोगों ने आवाज उठाया था? क्या अर्णव का ऐसा स्टैंड था जो आज के पत्रकारों का स्टैंड है? तो सर ये बात है। दूसरी बात ये सर कि मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ, और मेरे अनुसार सर ये जो पुलिस का रवैया है और पुलिस जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करके ले गई है, बेवजह है, बेबुनियाद है और बदले की भावना के साथ है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि मंत्रियों का जो बयान आ रहा है इस पर कि ये जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, तो बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला नहीं है, और ना ही पत्रकारों पर हमला है, क्योंकि सर अर्णव गोस्वामी पत्रकारिता कर ही नहीं रहे थे। और आप लोग सर जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, प्रेम सर हैं, निमिष सर हैं और आप हैं, तो आप लोगों ने भी हमें पढ़ाया है और ये पत्रकारिता के बारे में, और पत्रकारिता का छात्र हूं, तो ललकारना किसी को पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन किसी को चैलेंज करना पत्रकारिता नहीं है मेरे ख्याल। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो बस वही बात आ जाती है कि जो उनकी पत्रकारिता की शैली है अर्णब की, उससे आप असहमत हो सकते हैं, आप उनकी विचारधारा से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो चंदन का स्टैंड है बिल्कुल क्लियर कि ये एक पत्रकार पर जो उनके ऊपर केस चल रहा था उसको लेके पुलिस ने कार्रवाई की है,
है, हालांकि उन्होंने कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इससे पूरी पत्रकारिता जगत पर हमला नहीं कहा जा सकता, इसे मीडिया पर हमला नहीं कहा जा सकता। इस बारे में निमिष जी, अब मैं आपको आपको मालूम डिबेट है में नहीं, तो मेरा सवाल सुनिए सर, निमिष जी, मेरा सवाल ये है कि अब जो बैकअप आ गया एक था, लाइन सर, जी नवीन, एक लाइन, तो पूरी मीडिया पर हमला करने का क्या क्राइटेरिया आपका? जी चंदन जवाब दीजिए। सर पूरी मीडिया पर हमला, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि भाई पूरी मीडिया पर हमला का कोई क्राइटेरिया है, लेकिन सर ये जो ललकारना अगर पत्रकारिता है तो आप दोनों तरफ से ललकारिए ना। आप अगर महाराष्ट्र एक सरकार बात को और मैं भी ओए कहूंगा उद्धव सर, ठाकरे कह कह के आप बोल रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए, आप ओए उद्धव ठाकरे कह के बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, तो आप हाथरस पे क्यों नहीं ओए योगी कह रहे हैं? आप अगर अर्थव्यवस्था निगेटिव चली जाती है तो क्यों नहीं ओए मोदी कह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, दोनों तरफ से कीजिए ना आप। चलिए हाँ, एक उम्मीद तो है सर, अभी से लेकर के अगर ये दिख रहा है कि वाकई में पत्रकारिता पर हमला है, और जबकि सत्ता पार्टी जो है दिल्ली में बैठा, वो खुद कह रहा है कि अब पत्रकारिता पे हमले हो रहे हैं और उसकी आजादी रोकी जा रही है, तो अब पत्रकारों को भी एकजुट हो जाना चाहिए और सवाल हर बार पूछना चाहिए और हर किसी से पूछना चाहिए, और तब देखना चाहिए कि कौन किसके साथ खड़ा है। बिल्कुल, तो राज पाठक का जो ये सवाल बहुत है, महत्वपूर्ण निमिष है जी अभी। मैं आपको लाना चाहूंगा, निमिष का मैं इसमें रिमार्क्स ले लेता हूं। निमिष जी, एक बात कही जा रही है, राज पाठक ने जो बात कही कि अब सावधान हो जाना चाहिए, अब वो समय आ गया है कि पत्रकारिता एक खतरनाक पेशा है, और इस तरीके से अगर सरकारें और सिस्टम पत्रकारों पर और पत्रकारिता पर दबाव बनाएंगे तो फिर पत्रकारिता नहीं हो पाएगी, इसलिए एकजुट होने का समय आ गया है। तो निमिष जी, आपको क्या लगता है कि वर्तमान संदर्भ में जिस तरीके से टीआरपी की भी लड़ाई है और एक दूसरे की विचारधारा पे भी सवाल उठते हैं, तो क्या मीडिया के लोग एकजुट हो पाएंगे, सत्ता और सिस्टम के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ पाएंगे? निमिष जी। नहीं हो सकता। देखिए, पहली दो बातें हैं इसमें। पहली बात कि पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया में होता है हर साल। बहुत सारे जैसे हैं, जैसे आईसीजे है और तमाम जितने भी बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक पूरी लिस्ट जारी करते हैं और इसमें देशों की रैंकिंग होती है कि कौन से देश पत्रकारिता के लिए बहुत खतरनाक हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। माल्टा एक बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन बहुत खूबसूरत है और उसमें पूरी दुनिया का पैसा आता है वहां पर। माल्टा पेपर्स आपने बारे में सुना होगा। माल्टा पेपर्स की एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करती थी, और वो उनका ब्लॉग जो था वो माल्टा के पब्लिक ब्रॉडकास्ट यानी उनका जो न्यूज चैनल था उससे ज्यादा देखा जाता था। हालत ये हुई कि उनको बम से उड़ा दिया गया। पूरी दुनिया ने उस पर किया। मैं भी उस कैंपेन में असल में उनके साथ था। तो हम लोगों को तो ये एक उदाहरण है, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण था। पूरी दुनिया ने विरोध जताया था उस बात का। ये हर जगह हो रहा है। मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि पत्रकारिता एक बहुत जोखिम वाला पेशा हमेशा से रहा है ना। दूसरी बात कि क्या हम एकजुट हो पाएंगे या नहीं। देखिए, मैं एक इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, इसलिए मैं आपको एक इसका आर्थिक पक्ष बता रहा हूं। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बहुत कम लोग होते हैं जो फियरलेस जर्नलिज्म करते हैं। उसके लिए आपको बिल्कुल फकीर होना पड़ेगा, और वो आज के समय में पत्रकारों के लिए बड़ा मुश्किल होते जा रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी खेमे में शामिल होने को मजबूर होते हैं, और इसी के कारण वो जब खेमे आप अलग अलग खेमों में शामिल होंगे तो आप कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो आज के हमारे स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि बात सही है कि जर्नलिस्ट अब लॉबीज में पहुंच गए हैं और वो लॉबिंग करने लगे हैं, और उसके कारण ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि अब कि जर्नलिस्ट जो हैं वो सब एक जगह और एकजुट हो पाएंगे, और होंगे एकजुट होकर के सरकार और सिस्टम के खिलाफ जो है इस तरीके से लड़ाई लड़ पाएंगे। प्रेम जी, अब आप ये बताइए कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी पर, पहली बात ये कोई हमला नहीं है। देखो, हमें बहुत ही जो कि हमारा जो डिबेट शो है इसमें बहुत से छात्र जुड़ते हैं, और जो भी हमारे प्रोग्राम की थीम होती है वो ये इस तरह की होती है कि उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा हो, उसमें कुछ सीखने को मिले। हमें ध्यान देना होगा कि ये हमला उसे कहते हैं, ऐसे आप इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वहां पे आप जाके देखिए कि किस तरीके से एशिया की कंट्रीज हैं, यहाँ तक कि यूरोप की कंट्रीज हैं, वहां पर काम करते हुए पत्रकारों को गोली से उड़ा दिया गया, बम से उड़ा दिया गया। माल्टा का उदाहरण निमिष जी ने दिया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं निमिष के साथ, माफ कीजिएगा, अर्नब के साथ किया गया। इसलिए हमें हमले की संज्ञा देना एक तरीके से गलत शब्द है। उनकी गिरफ्तारी की गई है, हाँ, उनकी गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाइए। उनके पुलिस ने बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए हुए उनको अरेस्ट किया, इस पर सवाल उठाइए। और ये भी ध्यान में रखना होगा, ये किसी एक रिपोर्ट के लिए नहीं है,
किसी एक प्रोग्राम के लिए उनकी गिरफ्तारी नहीं है। उनके ऊपर जो धोखाधड़ी का आरोप लगा था, जो लाखों करोड़ों रुपए का जो गबन का आरोप है, जिसकी वजह से सुसाइड कर लिया एक माँ और बेटे ने, तो हमें मुद्दे को समझना होगा दरअसल। इसलिए प्रेम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस हमले के बाद अर्नब के समर्थकों के और विरोधियों के, दोनों की ही एक तरीके से फौज तैयार हो गई है, जो सोशल मीडिया पे अपने अपने तर्क दे रही है और अपने अपने को सही बता रहे हैं, दूसरे को गलत बता रहे हैं। वहीं पर ना तो अर्नब के आलोचकों की कमी है और ना ही उनके समर्थकों की कमी है। सियासत भी बीच में आ गई है। बहुत से ऐसे नेता हैं जो अर्नब के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, केंद्र में जो मंत्री हैं वो बोल रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी बोलने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसे में अब आज का जो लेटेस्ट अपडेट है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से अभी तक उनको जमानत नहीं मिल पाई है और वो न्यायिक कस्टडी में 14 दिन तक रहेंगे। इसलिए अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अब इस केस का भविष्य आप क्या देखते हैं, प्रेम जी? देखिए अर्नब जी, मुझे तो लगता है कि जमानत मिल जाएगी। अरुणेश नाम है मेरा सर। हाई कोर्ट, हाँ अरुणेश जी, क्षमा कीजिए, मुझसे अक्सर ऐसी गलती हो जाती है। नहीं कोई बात नहीं है। मैं अपनी पहचान अपने नाम से बनाना चाहता हूँ, ना मैं अर्नब जैसा बनना चाहता हूँ और ना ही मेरा वो है, लेकिन हाँ, निष्पक्ष पत्रकारिता करें, भले अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू करें। तो इसलिए आपका जो मेरा सवाल यही था कि क्या, क्योंकि मुंबई पुलिस की पूरी कोशिश ये होगी कि उनको जो है जेल भिजवा दिया जाए, और वहीं पर जो उनकी टीम है, जो उनकी वकीलों की टीम है, या जिस तरीके से उनके 2 चैनल हैं हिंदी और इंग्लिश के, और वो धुआंधार अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि पूरा भारत उनके साथ खड़ा है, सारे देश के अलग अलग शहरों में उनके समर्थन में लोग सड़कों पे उतर आए हैं। तो एक तरीके से जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि उनको जल्दी से जमानत मिल जाए। तो इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि इस केस का भविष्य आप क्या देखते हैं? हाँ, तो मैं देख रहा हूँ, देखिए केस तो है, उनको इंडिविजुअली फेस भी करना होगा, लेकिन पूरी मीडिया उनके साथ खड़ी हो, ऐसा मीडिया का से संबंधित वो विषय नहीं है। खासकर ये पर्टिकुलर जो केस है वो तो उनको खुद ही फाइट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम पत्रकार की बात कर रहे हैं तो हम पत्रकार एकजुट हो ये बात उठ रही। एकजुट क्यों हो? अरे पत्रकारिता के लिए साझा चिंता जो है, ये चिंतन अगर हम पैदा कर सकें तब उसके लिए एकजुट होने की जरूरत है। और इसके लिए शासन तंत्र का पत्रकारिता के खिलाफ एक पहलू है, सिर्फ एक पहलू है, तो वो भी, उस पहलू पर भी एकजुट होने की जरूरत है। उसके बाद प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार और पूरे ओवरऑल पत्रकारिता के लिए जो दमनात्मक रवैया अपनाया जा रहा है उसके लिए एकजुट होने की जरूरत है। पर दिक्कत कहाँ आ रही है, जैसा कि अभी निमिष जी ने बताया कि किस तरह से लोग खेमे में बते हुए, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू था, जिनको मैं एक और पहलू बता रहा हूँ कि जैसे पत्रकारिता को अब इस रूप में परिभाषित करें कि राष्ट्रवादी पत्रकारिता है ना, तो अब अपने आप अलग 2 हिस्सों में बट जा रहा है ना, कि एक राष्ट्रवादी है, दूसरा जो इस सोच से असहमत है, तो ये बट जा रहा है। जबकि पत्रकारिता जो है राष्ट्रवादी और अंतरराष्ट्रवादी नहीं हो सकती, तब फिर तो कोई पत्रकार इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कर ही नहीं पाएगा। तो पत्रकार हमेशा सीमाओं से भी परे है और वो राष्ट्रवाद से भी उनको आजादी करने की, राष्ट्रवाद की बड़ी व्यापक परिभाषा है, लोग इसको संकीर्ण अर्थ में लेते हैं। देशभक्ति से अलग है राष्ट्रवाद, उससे फर्क करके देखना पड़ेगा। तो हम राष्ट्रवाद से पत्रकारिता को जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम ये मानते हैं। तो वैचारिक स्तर पर भी ये जो मतभेद पैदा हुआ है, इससे एकजुट होने की संभावना इस हिसाब से कम हुई है। लेकिन साझा चिंता को जब हम चिन्हित करेंगे कि हमारी पत्रकारिता को, क्योंकि जब पत्रकारिता है तभी कोई निवेशक है, तभी कोई सरकार उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है। अगर पत्रकारिता को जिंदा मीडिया हाउस नहीं रखेगी, पत्रकारिता को जिंदा पत्रकार ही रखेंगे। इसलिए हमारे पास समझने की बात यह है कि जब पत्रकार खुद खेमों में बटे होंगे, पत्रकार खुद अपने आप को कोई राष्ट्रवादी पत्रकार कहता है तो कोई देशभक्त पत्रकार कहता है, तो पत्रकारों की बहुत सारी कैटेगरी हो गई है। पत्रकार पक्षकार भी बन गए हैं, तो पत्रकार किसी पार्टी के प्रचारक की तरह भी रिपोर्टिंग करने लगे हैं, एंकरिंग करने लगे हैं। खैर, मैं वापस इसी मुद्दे पर आता हूं। नवीन जी, अब आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि इस केस में क्या अर्नब डर जाएंगे? क्योंकि देर सवेर तो देखो उनको जमानत मिल ही जाएगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसके बाद अर्नब के तेवर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, खासतौर पर मुंबई पुलिस के खिलाफ कुछ ढीले पड़ जाएंगे? क्या उनको डराने का जो मकसद था महाराष्ट्र सरकार का या मुंबई पुलिस का, उससे वो अर्नब डर जाएंगे? क्या लगता है आपको नवीन? मुझे लगता है कि कभी किसी को जरूरत से ज्यादा डरा देना भी ना उसके भीतर का डर बिल्कुल खत्म कर देता है।
और शायद कुछ ऐसा ही हो। मैंने जो अपने पहले जो मैं आपने मुझे मौका दिया था, तो मैंने जो 3-4 चीजें आपको बताई थी, और जो अब हुआ है, मुझे लगता है शायद डरेंगे तो नहीं अर्नब गोस्वामी। एक और बात जो मुझे जिससे मुझे बड़ी तकलीफ भी होती है, और ये कहीं न कहीं आज की युवा पीढ़ी जो पत्रकारिता सीख रही है, वो पता नहीं क्यों इसको ध्यान नहीं रखती। हमारा किसी से वैचारिक मतभेद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे कह दूँ ये एजेंडा चला रहा है। हर तरह के लोग हैं, हर तरह की सबकी अलग विचारधारा है। आप उसे ऐसा मत देखिए, लेकिन ये कह देना कि वो पत्रकार ही नहीं है, क्योंकि वो मेरी तरह नहीं सोचता, मेरी तरह नहीं कहता, मेरी तरह भाषा नहीं यूज़ करता, ये ठीक नहीं है। ऐसे दूसरी बात आप कहें कि जो मीडिया है वो बटा हुआ है। मीडिया कब बटा हुआ नहीं था? मुझे आप ये बता दीजिए। जितनी मेरी याददाश्त है, मेरी बहुत आप सब लोगों से बहुत कम अनुभव है, बहुत कम ज्ञान है। मैंने मीडिया को हमेशा ही बटा हुआ देखा है। मैंने वो भी देखा है कि जब 2008 में, 2009 के दौर में जब नीरज राडिया वाला कांड हुआ था और हमारी मीडिया की लॉबिंग कहाँ-कहाँ तक होती थी, वो भी मैंने देखा है। मैंने कुलदीप नैयर साहब का भी पढ़ा है, जहाँ उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 1990-92 के दौर में प्रधानमंत्री बनने के लिए वीपी सिंह में उसमें हस्तक्षेप किया था। मैंने खुशवंत सिंह जी का भी पढ़ा है, जिसमें वो लिखते हैं कि मैंने कांग्रेस की तरफदारी करी, इसकी वजह से मुझे राज्यसभा की सीट मिली। तो मीडिया में कब गुटबाजी नहीं थी? ये हम बिल्कुल, पिछले 2-4 लेकिन साल से लेकिन हम बिल्कुल वो माइक्रोस्कोप लेके पहले बैठ गए आपने हैं, बहुत और अच्छे-अच्छे हम उदाहरण दिए, हमेशा से खुशवंत सिंह, हाँ, खुशवंत सिंह का भी उदाहरण दिया, कुलदीप नैयर साहब का भी उदाहरण दिया। ये देश के बहुत ही हाँ, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और पत्रकारिता के एक तरीके से बड़े प्रखर नामी। पुरुष और माने जाते रहे। एक और बात सर, एक और बात, हाँ, संक्षेप में, समय की एक और अभाव बात में। है, मैंने पहले भी कहा कि जो यूपी, हाँ, जो बस 20 सेकंड, जो यूपी में 15 पत्रकारों की जिनका हम शायद नाम तक नहीं जानते, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, बिल्कुल आवाज उठाए। हर किसी को उठाना चाहिए, मुझे भी और आपको भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जिन लोगों ने उन 15 लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी, वो आज कहीं न कहीं दबे सॉरी सही, इसको जस्टिफाई करने लगते हैं। अर्नब कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, उसकी पूरी मजम्मत, उसकी पूरी भर्त्सना की जानी चाहिए। बिल्कुल। तो राज पाठक, आपके आप नॉन क्लोजिंग रिमार्क्स पेमेंट क्या हैं? नॉन पेमेंट ऑफ बिल्कुल राज पाठक, मैं निमिष जी आ रहा हूं क्लोजिंग रिमार्क्स लेने आपके पास। राज पाठक, 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए कि अब इस केस का भविष्य आप क्या देखते हैं? सर भविष्य कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है, वो उसी तरीके से पत्रकारिता करेंगे जिस तरीके से करते आए हैं। और क्योंकि पुलिस हिरासत में नहीं है वो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन ये सोचना जरूर चाहिए कि आखिरकार जिसके खिलाफ हम आवाज उठाते आए, जिस मीडिया इंडस्ट्रीज के खिलाफ ही बोलते आए, अपने टीआरपी को लेकर, अपने चैनल को लेकर, अब जरूरत है कि कम से कम उन लोगों के साथ हो जाए, तब अपनी बात रखें, तो शायद अब बात अच्छे से जा पाए। और जी साथ ही जो बिल्कुल। राजनीतिक पार्टी एक पक्ष में जा करके साथ दे रहे हैं अर्नब गोस्वामी का, उनका भी जरूरी है कि बाकी जो पत्रकार कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो उनकी भी आप जवाब दीजिए, न कि उनको जेल में डाल दीजिए। बिल्कुल चंदन, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या हैं कि अब इस केस में उनको देर सवेर जमानत मिल जाएगी, इसके बाद क्या जो ये बड़े पत्रकार हैं और जिस तरह के पत्रकार दूसरे हैं जिनका शोषण, देखो पत्रकार मुझे लगता है कि पैदा ही होता है कि उसका लोग शोषण करते हैं, कभी शासन के लोग करते हैं, कभी प्रशासन के लोग करते हैं, ये तो कड़वा सच है। इसीलिए पत्रकारिता को बहुत खतरनाक पेशा कहा गया है और इसीलिए आजकल सच्ची पत्रकारिता उतनी हो भी नहीं रही है। लेकिन इस मामले पर जो सवाल हमने प्रोग्राम की शुरुआत में उठाया था कि क्या ये पूरी मीडिया जगत पर हमला है, आपने कहा बिल्कुल हमला नहीं है। लेकिन इस केस का भविष्य आप क्या देखते हैं? आपको लगता है कि इससे पत्रकारिता के जो बहुत कड़े तेवर माने जाते हैं अर्नब के, तो उनके तेवर पर कोई अब लगेगा कि अब वो अपने तेवर पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे और उनका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बेहतर होगा? चंदन। सर कुछ नहीं होगा, वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और आपने कहा कि सर पूरे मतलब पूरे भारत के लोग जो हैं रिपब्लिक भारत के साथ हैं, ठीक है, तो पूरे भारत के लोग रिपब्लिक भारत के साथ नहीं है, पूरे भारत के लोग जो हैं मोदी के साथ हैं और मोदी लहर है और मोदी के साथ जो है अर्नब गोस्वामी है। तो ये लोग जो मिली भगत है, तो सेंट्रल हमेशा से स्टेट से ज्यादा पावरफुल है। और अर्नब गोस्वामी आज के डेट में मुझे लगता है कि मीडिया इंडस्ट्री के ऐसे शख्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, डायरेक्ट कांटेक्ट है उनका हाँ, तो फिर प्रधानमंत्री बच से। क्यों नहीं तो पाए? मुझे अगर नहीं डायरेक्ट लगता कि कांटेक्ट आपके है सोने को, चंदन, पर ये बात सच है, इसीलिए मैंने जो है कहीं पढ़ा था सोशल मीडिया में ही कि हर एक मंत्री, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे सूचना प्रसारण मंत्री हो, सब लोग कह रहे हैं कि बहुत निंदा कर रहे हैं उसके ऊपर हमले की। लेकिन क्या उसको बचाने के लिए क्या कर पाए? क्या महाराष्ट्र सरकार में जो है करेंगे सवाल सर, उठा पाए? करेंगे क्या वहां सर। राष्ट्रपति शासन लगा पाए? तो नेताओं को समझना बहुत जरूरी है चंदन। हो सकता है वो अब निंदा कर दे और साइड से निकल जाए। अब संकट में इस समय अर्नब है, 14 दिन जेल में रहने की संभावना है, तो क्यों नहीं उनको बचा पाते ये केंद्र सरकार के लोग?
सर मैं बताता हूँ सर, बिल्कुल संक्षेप सर, वो में। बचाएंगे सर। आप देखिए ना सर, हाँ संक्षेप में 20 सेकंड में मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ सर। जब इतनी जल्दी बयान आता है बड़े बड़े मंत्रियों का, गृह मंत्रियों का, जब किसी की हत्या हो जाती है किसी पत्रकार की तब नहीं आता है, और अब सिर्फ गिरफ्तारी में बयान आ रहा है, तो देखिएगा कि सब कुछ नॉर्मल होगा, केस रफा दफा होगा, क्लोज होगा। और उसके साथ साथ अर्नब गोस्वामी की जो सेलेक्टिव जर्नलिज्म की जो कहानी है वो फिर से शुरू होगी, और अगले स्टेट से होगी जहां जहां सर कांग्रेस की सरकार है, जहां जहां बिल्कुल। अब शिवसेना की तो नहीं है, निमिष जहां जी, जहां कांग्रेस की जो सरकार है, सवाल, हाँ जी वहां वो चंदन, जाकर समय का तहकीकात अभाव है करेंगे चंदन। और पूछेंगे सर बस। हाँ तो निमिष वहां जी, जाकर वो तहकीकात करेंगे और अब आप उसका बताइए कि पर्दाफाश क्या करेंगे। और ये, उसके साथ साथ मुझे तो लगता है, ठीक है, एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट अरे कर दे। एक अब ही तो मिनट का मुझे टाइम बचा लगता हुआ है है ऐसा हमारे कि पास सर वो अब चंदन। इतनी अच्छी अच्छा निमिष जी, मैं बस अपनी बात क्लोजिंग में कंप्लीट आप कर ये लेता बता हूँ। मुझे दीजिए अब 20 लगता है सेकंड कि में, सर वो इतनी अच्छी क्या केंद्र सरकार इस मामले पर अर्नब को जल्दी से जल्दी बचा पाएगी, ऐसा जो बात कही जा रही है, या सब निंदा बिल्कुल। प्रस्ताव करके पारित करके निकल लेंगे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये निंदा प्रस्ताव नहीं, ये सब कुछ कुक्ड था, सारी चीजें बिल्कुल तैयार थी। और ये असल में गलती वो चाहते थे कि उद्धव सरकार ये गलती करे, वो माहौल बना रहे हैं और लगातार उद्धव सरकार को फंसा रहे हैं, एक के बाद एक चीजों में वो फंसते जा रहे हैं।